हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, वो सब सारे क्वेश्चन को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। और हाँ बच्चों बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या है कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। देखिए फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 14 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1795, 1 जुलाई 1780, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति हुई थी, लड़ाई हुई थी। बच्चों इस 1789 में इसका राजगद्दी पे कौन था उस टाइम, कौन राजा था वहाँ का, तो लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लुई 16वां याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति जब हुई थी उस समय वहाँ का राजा कौन था, तो लुई 16वां था। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। तो ऑप्शन है यहाँ लुई प्रथम, लुई दसम, लुई 16वां, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां। 1774 ही में लुई 16वां यहाँ पे राजगद्दी पे बैठ गया था। उसके बाद लगभग 15 साल बाद, ठीक है 15 साल बाद 1789 को ये क्रांति हो गया, लड़ाई हो गया। ठीक है, तो उस समय भी कौन था आसीन यहाँ पे, कौन राजगद्दी पे था, तो लुई 16वां ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, टाइद का अर्थ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सामान्य कर, उत्पाद कर, धार्मिक कर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टाइद का अर्थ जो है धार्मिक कर है, तो ऑप्शन नंबर सी, टाइद मतलब धार्मिक कर। ठीक है, इसके बाद लिवरे क्या है बच्चों। ठीक है, तो लिवरे क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन में लिवरे क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस की लिबरेशन पार्टी, फ्रांसीसी कर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की मुद्रा है। ठीक है, यानी कि अगर भारत में जो हम बात करें, भारत का जो मुद्रा है वो क्या है, रुपया है। तो या वहाँ उस टाइम लिबरे जो थे वो क्या था, फ्रांस का मुद्रा था उस टाइम। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। फ्रांस की मुद्रा कि इकाई लिवरे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया। देखिए ये लिवरे जो है, ठीक है, ये मुद्रा है, ये कब समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया 1774, 1715, 1789, 1794। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1794 में क्या हुआ था कि फ्रांस की मुद्रा जो लिवरे था उसको उस वर्ष क्या किया गया, 1794 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर सवाल, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं। तो सीधा जो राज्य को अदा कर देते हैं, ठीक है, तो वो उसको क्या कहते हैं, टाइद, टाइल, सैनिक कर, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइल, यानी कि जो सीधा राज्य को अदा कर देते हैं कर। ठीक है, जैसे अगर हम लोग का झारखंड राज्य है, ठीक है, या फिर बिहार राज्य, जो भी राज्य है, ठीक है, हम डायरेक्ट अगर राज्य को हम अदा कर देते हैं कर को, तो उसको हम लोग टाइल कहते हैं। तो यहाँ पे उस टाइम वो फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस की भाषा थी उस टाइम का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है मजदूर वर्ग, पादरी वर्ग, किसान वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादरी वर्ग। पादरी वर्ग क्या करते थे, ये चर्च के विशेष कार्यों को क्या करते थे, उसके एक व्यक्तियों का एक समूह बनता था, ठीक है, उसी को हम लोग को पादरी वर्ग कहते थे। यहाँ पे 3 भाग में बांटा गया था बच्चों, आगे हम लोग नेक्स्ट बताएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से भाग में बांटा गया था यहाँ के लोगों को। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति तो फ्रांस में शुरुआत हुई थी, ये तो सही है, लेकिन किस शहर में शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे रोम, ब्रिटेन, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पेरिस। पेरिस में फ्रांस के पेरिस शहर में क्या हुआ था, वहां से लड़ाई स्टार्ट हुआ था। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पे जर्मनी का सम्राट था, या फिर फ्रांस का सम्राट, या रूस का सम्राट, या इंग्लैंड का सम्राट। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फ्रांस का सम्राट था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, फ्रांस का सम्राट था। ठीक है, याद रखना है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आतंक का राज
ठीक है। आतंक का राज किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन है यहाँ पे लुई 16वां, नेपोलियन बोनापार्ट, रोबेस्पियर या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोबेस्पियर। आतंक का राज किसने स्थापित किया? तो रोबेस्पियर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ओलंप दे गुज कौन थी? ओलंप दे गुज कौन थी? तो ये एक महिला थी बच्चों। ठीक है, और ये कैसी महिला थी? तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ क्रांतिकारी महिला, सामाजिक महिला, चित्रकार महिला, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी महिला। ठीक है, ये क्या कौन सी महिला थी? क्रांतिकारी महिला थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मर्सिले क्या है? मर्सिले क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ फ्रांस का राष्ट्रीय गीत, रूस का राष्ट्रगान, ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस का राष्ट्रीय गीत। मर्सिले क्या थी? मर्सिले क्या है? ये फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। जैसे कि हम लोग का भारत का अगर राष्ट्रीय गीत बात करें तो वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम। इसी तरह से हम लोग का मातरम है ना, मातरम। तो इसी तरह से वहाँ फ्रांस का जो राष्ट्रीय गीत था वो मार्सिले था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। 13 नंबर, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है 6000, 5000, 7000 या 1 लाख। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7000। कितने लोग टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए थे? तो 7000 लोग। ठीक है, चलो तो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताइए। चलिए इसके देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। मेनर, मेनर क्या था? तो ऑप्शन है यहाँ पे गांव, भवन, गांव, स्टेट या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट। मेनर क्या था? स्टेट था। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्तक कब समाप्त हो गई? तो ऑप्शन दिया हुआ है 1848, 1857, 1957, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1848 में। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्तक कब समाप्त की गई? 1848 में। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? फ्रांस की राजधानी कौन है? ठीक है, ये देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पेरिस, लंदन, दिल्ली, बीजिंग। तो फ्रांस की राजधानी यहाँ पे बताना है बच्चों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और यहीं से क्या हुआ था? क्रांति स्टार्ट हुआ था, लड़ाई स्टार्ट हुआ था, यहाँ की राजधानी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोला है यहाँ पे 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासन काल में हुई? ठीक है, तो लुई 15वां, लुई 18वां, लुई 16वां या लुई 14वां। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 16वां। ठीक है, क्या हो जाएगा? लुई 16वां के समय। मैं शुरू में ही बता दिया था जब लड़ाई हुआ था तो उस समय शासनकाल किसका था? तो लुई 16वां का था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्य वर्ग या राजशाही वर्ग। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुलीन वर्ग। ठीक है, फ्रांस में द्वितीय स्टेट जो अमीर लोग थे उन लोग को कुलीन वर्ग बोला जाता था। ठीक है, और प्रथम स्टेट पादरी, दूसरा स्टेट कुलीन, और तीसरा स्टेट जो था बच्चों उसमें था किसान लोग। ठीक है, व्यापारी वगैरह लोग। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है। लुई 16वें के कर बढ़ाने के क्या कारण थे? तो लुई 16वां का कर बढ़ाने का क्या कारण था? तो ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि, सरकार पर कर्ज का बोझ, बार बार युद्ध की मार, इनमें से सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि हुआ था इसलिए भी। ठीक है, और सरकार पर कर्ज का बोझ भी ज़्यादा बढ़ गया था और बार बार युद्ध की मार हो रहा था, इसीलिए उस वहाँ का कर बढ़ाने का एक कारण था ये सब। ठीक है, तो इनमें से सभी राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ? मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किस शासक का था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लुई 16वां ही बोलते थे। क्या बोलते थे? मैं ही राजा हूँ, मेरे शब्द ही कानून है। मतलब कि मैं राजा हूँ और मैं जो बोलूँगा वही होगा। ठीक है, मैं जो बोलूँगा वही होगा। ठीक है, तो ये लुई 16वां ही कहते थे, यानी कि जो मैं बोल दे वही कानून है ना। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आयोलो बोनापार्ट, कार्लो बोनापार्ट, रेस्क्यू बोनापार्ट या रूसो बोनापार्ट।
तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेपोलियन का कोड के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है कानून संग्रह, सैनिक नेतृत्व, मुद्रा प्रणाली, कुशल श्रमिक संग्रह। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानून संग्रह। नेपोलियन का कोड के नाम किस नाम से जाना जाता था? तो कानून संग्रह से। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी का किसान थी? ठीक है, जब लड़ाई हो रही थी, कब हो रही थी? 14 जुलाई, ठीक है, बार बार याद दिला दे रहे हैं, 14 जुलाई 1789 को जब लड़ाई हो रहा था। ठीक है, 89 को जब लड़ाई हो रहा था तो उस समय किसान की जो थी आबादी कितनी थी बच्चों? आबादी उसकी थी 90%। ठीक है, 90% लोग क्या थे? किसान थे। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? टू टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे जॉन लॉक लिखा हुआ है, जाक रूसो, वाल्टेयर या मॉन्टेस्क्यू। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। बस्तील पर कब हमला किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे 1760 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, या फिर 1780 या 1792। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 में। बस्तील पर जब हमला किया गया वो 1789 में ही किया गया था, जिस समय फ्रांस की लड़ाई हो रही थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1780, 1785, 1795, 1789। तो फ्रांस में किसानों का जो विद्रोह हुआ था बच्चों वो भी 1789 को हुआ था, क्योंकि 90% लोग क्या थे? किसान ही थे, है ना। तो वही तो लोग तो लड़ाई कर रहे थे, तो वहीं पे किसान का विद्रोह उसी का नाम से जाना जाता है। तो ये 1789 में ही हुआ था बच्चों। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? राजेट दी लाइल ने किस चर्चित गीत की रचना की? तो ऑप्शन यहाँ देगा मार्सिले, मासूल, अंपायर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मार्सिले। राजेट दी लाइल किस चर्चित गीत की रचना की? तो मार्सिले की। ठीक है, जो राष्ट्रीय गीत था वहाँ का। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसे फांसी पर लटका दिया गया? ठीक है, तो फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एंटोनाई दे विंची, रॉबेस्पियर, ओलंप दे गुज। तो मैंने बताया था बच्चों कि ओलंप दे गुज थी, वो महिला थी और वो क्रांतिकारी थी, और उसी को क्या किया गया था? फांसी पर लटका दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा? फ्रांसीसी सरकार में करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। कैसे? बढ़ते जा रहे कर चुकाने के लिए, सेना के रखरखाव के लिए, राजदरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, या इनमें से सभी। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो इनमें से सभी। ठीक है, यानी बढ़ते जा रहे कर्ज चुकाने के लिए भी कर को वृद्धि किया गया, और सेना के रखरखाव के लिए भी, और राजदरबार के सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। फ्रांस की पूरी आबादी 90% लोग कौन थे? तो ये तो मैंने पहले बता दिया था, कौन थे? किसान थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। फ्रांस की पूरी आबादी का 90% लोग किसान थे। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 1748 में द स्पीड ऑफ द लॉज की रचना किसने की? तो ऑप्शन यहाँ पे रूसो, मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू या मिराबियो। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? जब 1991 में फ्रांस की नेशनल असेंबली के संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, मतदान के अधिकार को छीन, पुरुषों के एवं नागरिक के अधिकार घोषणा पत्र को समाप्त कर देना, इनमें से सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। यानी कि यहाँ की पहले का जो शक्ति था पहले राजाओं और मंत्रियों लोग का होता था। ठीक है, जो कि अब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये सब में बांट दिया गया। सम्राट की शक्तियों को क्या कर दिया गया? एक सीमित में कर दिया गया। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है? फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबीन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? तो ऑप्शन यहाँ पे दहेज प्रथा,
दास प्रथा, जाति प्रथा या सती प्रथा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास प्रथा। ठीक है, ये दास प्रथा जो है बच्चों, ये 1848 में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है, किस श्रेणी में लोग कर को अदा करते थे। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन दिया हुआ है, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट या तीसरा स्टेट। तो किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे बच्चों, तो ये था तीसरा स्टेट के लोग। ठीक है, तीसरे स्टेट के लोग जो किसान थे, जिसमें किसान थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, है ना, व्यापारी, ये सब क्या करते थे, कर को अदा करते थे। बाकी जो पहला स्टेट था और दूसरा स्टेट था, ये कर नहीं देते थे। ठीक है, कर कौन नहीं देता था, तो पहला स्टेट और दूसरा स्टेट। ठीक है, पहला स्टेट में जो कुलीन और दूसरा में हमारा, पहला में पादरी और दूसरा में कुलीन, यानी कुलीन और पादरी वर्ग टैक्स को नहीं देते थे, और तीसरा जो स्टेट थे वो टैक्स को देते थे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, किस वर्ग को कर नहीं देना पड़ता। तो मैंने अभी बताया जस्ट, ठीक है, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, जो कि पादरी वर्ग आप लोग का पहला स्टेट में आता था, कुलीन वर्ग आप लोग का दूसरा स्टेट में आता था। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते थे, कर को नहीं देना पड़ता था इन लोग को, है ना, दो वर्ग को, और बाकी तीसरे स्टेट को देना पड़ता था। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लुई 16वां का संबंध किस राजवंश से। तो यहाँ पे मौर्य राजवंश, बुर्बो राजवंश, नंद वंश, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश। ये लुई 16वां थे किस राजवंश से थे, तो बुर्बो राजवंश से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, स्टेट से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर, फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन, धार्मिक केंद्रों को स्टेट कहा जाता है, अलग अलग राज्यों को स्टेट कहा जाता है। तो स्टेट से बच्चों यहाँ पे फ्रांस में सामाजिक वर्ग का यहाँ पे विभाजन किया गया था। ठीक है, अलग अलग 3 भाग में बांटा गया था स्टेट, पहला स्टेट, दूसरा स्टेट और तीसरा स्टेट। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, पादरी वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादरी वर्ग थे ये प्रथम, है ना, और कुलीन वर्ग दूसरा, है ना, कुलीन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ए में आप लोग को टिक कर लेना कि पादरी वर्ग किस स्टेट के अंदर आता था, तो प्रथम। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। ठीक है, तो किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1789, 1804, 1815। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1804 में क्या हुआ था कि यहाँ नेपोलियन फ्रांस का जो है वो सम्राट बन गया था। ठीक है, तो 1804 ईस्वी में। चलो इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम लोग इसका लास्ट सवाल को देखते हैं, क्या लिखा, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया 1789, 1804, 1815, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1815 में नेपोलियन की पूरी तरह से हार हो चुकी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा कुछ ना कुछ, और अगर नहीं याद हुआ तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करें। ठीक है, चूँकि आप लोग का एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से अच्छा बनाना है। ठीक है, और हमारे चैनल पे और भी सब्जेक्ट का बता दिया गया है, जैसे सोशल साइंस, साइंस और मैथ का बता दिया गया है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक को दे रखा है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट